हाँ। चलो फिर स्टार्ट करते बेटा। तो अभी जैसे कि प्रिया ने जो क्वेश्चन पूछा था, चलो उसी के रिगार्डिंग कुछ बेसिक कंसेप्ट अपन डिस्कस करते हैं ना। तो एक्चुअल सिलेबस डिस्कस करने से पहले कुछ 2 4 5 लेक्चर्स हम जो कंसेप्ट आगे जाके एक्चुअल सिलेबस में आपको इम्पोर्टेंट रहेगी है ना, वही बेसिक कंसेप्ट अपन यहाँ पे अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है। सो अभी प्रिया ने वहां पे क्वेश्चन पूछा था कि बॉडी की जो एक्टिविटीज है, जहां तक ब्रेन नहीं मतलब न्यूरॉन्स वो फंक्शन नहीं कंट्रोल कर सकती, तो वो फंक्शन कंट्रोल करने के लिए क्या होते हैं बेटा? देयर इज प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स। बराबर है। 10th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा होगा ये जो ग्लैंड्स है, ये ग्लैंड्स का रोल क्या होता है बेटा? ग्लैंड्स का रोल होता है केमिकल मैसेंजर्स सिक्रीट करना। तो केमिकल मैसेंजर्स मतलब जिसको हम सिंपली कहते हैं बेटा हार्मोन्स। तो हमारे बॉडी की जो सभी जो एक्टिविटीज है, ये एक्टिविटीज कंट्रोल करने का काम कौन करता है? ग्लैंड्स। तो बेटा अभी इसमें अगर देखे तो ग्लैंड्स जो है, ये ग्लैंड्स 2 टाइप की होती है। फर्स्ट टाइप इज एक्सोक्राइन ग्लैंड, ये सबसे पहला टाइप होगा ग्लैंड का। और दूसरा जो टाइप है वो है एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, ये हो गए बेटा ग्लैंड्स के 2 टाइप्स। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो यहाँ पे ये वर्ड है एक्सो मीन्स बाहर है ना, एंडो मीन्स अंदर। तो ये इन दोनों में कॉमन वर्ड जो आ रहा है क्राइन। ठीक है, यहाँ पे भी आ गया वर्ड क्राइन। सो व्हाट डज दिस क्राइन मीन्स? ये क्राइन का मीनिंग होता है बेटा देयर केमिकल सिक्रीशन। ओके, इफ द केमिकल सिक्रीशन इज प्रेजेंट आउटसाइड द बॉडी फ्लूइड तो वो एक्सोक्राइन, इफ इट इज प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी फ्लूइड मतलब एंडोक्राइन। तो बॉडी फ्लूइड मतलब क्या होता है बेटा? ब्लड। बराबर है। अभी जैसे देखो डायग्रामेटिकली मैं रिप्रेजेंट करता हूँ। सपोज यहाँ पे ये एक्सोक्राइन ग्लैंड आ गया, यहाँ पे ये है एंडोक्राइन ग्लैंड, ये एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, तो ये जितनी भी ग्लैंड्स होती है, these glands secretes the chemical messengers and these chemical messengers are called as, तो इन्हीं केमिकल मैसेंजर्स को हम क्या कहते हैं बेटा? हार्मोन्स। ठीक है, क्या नाम दे दिया उसको मैंने? हार्मोन्स। और ये जो हार्मोन्स है, इन हार्मोन्स का रोल क्या होता है? बॉडी की सभी अलग अलग एक्टिविटी, जैसे कि अभी जैसे इंसुलिन का नाम आप लोगों ने सुना होगा बेटा। इंसुलिन का रोल क्या होता है? जो कंट्रोल द शुगर लेवल इन द ब्लड। हमारे ब्लड में जो शुगर लेवल है वो कंट्रोल करना है ना, ये काम होता है इंसुलिन। तो इंसुलिन क्या है? हार्मोन है। तो ये हार्मोन का एक फीचर होता है, हार्मोन जहां पे प्रोड्यूस होगा वहां पे वो उसका फंक्शन नहीं कर सकता, वो डिस्टेंट ऑर्गन में जाके फंक्शन करेगा। तो वो जहां पे फंक्शन करेगा उसको अपन कहेंगे उसका टारगेट ऑर्गन। देखो बेटा अब यहाँ पे आ गया, ये क्या है? टारगेट ऑर्गन है ये। तो टारगेट ऑर्गन मतलब जहां पे हार्मोन फंक्शन करने वाला है, ठीक है ना, वो होगा टारगेट ऑर्गन। लेकिन अभी ये ग्लैंड और टारगेट ऑर्गन के बीच में, अभी ये जो डॉटेड फॉर्म में रिप्रेजेंट किया मैंने, ये होगा अपने बॉडी का फ्लूइड। मतलब क्या होगा बेटा? ब्लड। सिमिलरली ये ग्लैंड और टारगेट ऑर्गन के बीच में क्या होगा? ये ब्लड है ना। सो एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या करेगी? एक्सोक्राइन ग्लैंड में ये एक स्पेसिफिक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होगा जो ब्रिज करेगा, है ना, दोनों को कनेक्ट करेगा। मतलब ये ब्रिज के थ्रू क्या होगा? वो हार्मोन इस ब्रिज के अंदर एंटर हो गया और उसी के थ्रू वो हार्मोन टारगेट ऑर्गन में एंट्री करेगा बेटा। तो ये जो ब्रिज मैंने यहाँ पे निकाला ग्लैंड और टारगेट ऑर्गन के बीच में, उसको बेटा कहा जाता है डक्ट। क्या नाम दिया मैंने? डक्ट। और डक्ट होने के कारण ये जो हार्मोन है ये डक्ट के थ्रू टारगेट ऑर्गन में गया, तो मतलब वो ब्लड में मिक्स नहीं हुआ, तो वो ब्लड के बाहर है बेटा, इसीलिए उसको हमने नाम दे दिया एक्सोक्राइन ग्लैंड। बराबर है। और दूसरा क्या है? एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडो का मीनिंग होता है बेटा इनसाइड। तो ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड है, इस एंडोक्राइन ग्लैंड को बेटा कहा जाता है
डक्टलेस ग्लैंड। क्या नाम दिया मैंने? डक्टलेस ग्लैंड। और यही जो डक्टलेस ग्लैंड है ये क्या करेगी, उसका जो हार्मोन है वो इंसर्ट कर देगी बेटा, किधर? ब्लड के अंदर, और ब्लड के थ्रू वो हार्मोन चला जाएगा टारगेट ऑर्गन तक, और फिर वहां पे वो उसका फंक्शन कंट्रोल करेगा। तो मतलब हार्मोन ट्रांसपोर्टेशन से पहले अगर ब्लड में मिक्स हो गया तो वो एंडोक्राइन, ब्लड में नहीं गया तो वो एक्सोक्राइन। ऐसे हो गए बेटा ये ग्लैंड्स के दो टाइप्स। क्लियर? दोनों में डिफरेंस क्लियर हो गया, एक्सोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड। यस सर। सब लोग बताओ समझ में आ गया कि नहीं? यस सर। ओके यस सर। चलो ठीक है। ओके चलो नेक्स्ट। सर हार्मोन्स को ब्रेन कंट्रोल करता है कि वो खुद ही खुद को कंट्रोल करता है? होता क्या देखो, एक्चुअल में जितने भी हार्मोन्स ह्यूमन बॉडी में जो फंक्शन करते हैं, इन हार्मोन्स को सीक्रेट करती है अलग अलग ग्लैंड्स, ठीक है? और जितनी भी ग्लैंड्स हमारे बॉडी में है उन सभी ग्लैंड्स को कंट्रोल करने के लिए ग्लैंड है पिट्यूटरी ग्लैंड, जो अपने ब्रेन को अटैच होगी, और इस पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करेगा हाइपोथैलेमस, जो हमारे ब्रेन का पार्ट है बेटा। मतलब ओवरऑल कंट्रोल कहाँ पे आ गया? ब्रेन के ऊपर। ठीक है प्रिया, समझ में आ गया? यस सर। ओके चलो आगे। अब देखो बेटा, यूकैरियोटिक सेल हो या प्रोकैरियोटिक सेल हो, बेसिक मीनिंग आपको पता है, न्यूक्लियस वेल डेवलप, न्यूक्लियस प्रिमिटिव। लेकिन हर एक सेल में एक कवरिंग हमेशा होती है। अब मान लो यहाँ पे मैंने ये आउटर मोस्ट कवरिंग निकाली बेटा, और इस आउटर मोस्ट कवरिंग को मैंने नाम दे दिया सेल वॉल। लेकिन ये सेल वॉल सभी यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट नहीं होती है ना। सेल वॉल इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल बट absent in animal cell. But in case of every living cell, there is presence of one another covering, and that covering is called as a cell membrane. और उस कवरिंग को हम क्या कहते हैं बेटा? सेल मेम्ब्रेन, मैंने उसको नाम दे दिया। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन। ये सेल वॉल हो गया, ये सेल मेम्ब्रेन हो गया, है ना। अब सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसे होता है वो अभी अपन डिस्कस करते हैं। सेल मेम्ब्रेन, so this cell membrane, it is also called as a plasma membrane. इसी सेल मेम्ब्रेन को अल्टरनेटली नाम दिया जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखो अब ये जो सेल मेम्ब्रेन है इसका स्ट्रक्चर क्या है, ये फंक्शन कैसे करेगा? क्योंकि देखो एनिमल सेल में तो सेल वॉल नहीं है, तो होल एंड सोल परमेबिलिटी जो होगी, मॉलिक्यूल्स को परमिशन देना, ये फंक्शन सेल मेम्ब्रेन करेगा। तो वो फंक्शन कैसे कंट्रोल करता है? तो सेल मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है दैट कैन बी सिंपली एक्सप्लेन बाय द मॉडल, और उस मॉडल को कहा जाता है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। उसका बस मैं बेसिक एस्पेक्ट आपको बताता हूँ, एक्चुअल जब सिलेबस स्टार्ट करेंगे तो उसमें पूरा वो इन डिटेल दिया है। तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में जो सेल मेम्ब्रेन है उनको बायोलॉजिस्ट ने ऐसे कंपेयर किया है कि इट इज लाइक दैट ऑफ द गुलाब जामुन इन अ शुगर सॉल्यूशन, है ना। शुगर के सॉल्यूशन में अगर हम गुलाब जामुन डाल देते हैं तो वो जो स्ट्रक्चर बनेगा वो मतलब सेल मेम्ब्रेन होगा। तो ऐसे क्यों कंपेयर किया उन्होंने, गुलाब जामुन क्या है, शुगर सॉल्यूशन मतलब क्या है? तो उनके हिसाब से अगर हम देखें बेटा, दैट दिस सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ व्हाट? तो उसको उन्होंने क्या कहा बेटा, इट इज अ बाइलेयर। ओके, क्या नाम दिया? बाइलेयर। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बाय? बाय मींस टू, दो लेयर्स उसमें प्रेजेंट रहेंगे बेटा, बराबर है, दो लेयर्स वहां पे रहेंगे। और वो दो लेयर्स कैसे रहेंगे वो बताता हूं। सो दीज बाइलेयर्स कंसिस्ट ऑफ व्हाट? इस बाइलेयर में क्या प्रेजेंट होगा? दिस बाइलेयर हैज अ प्रेजेंस ऑफ lipids,
Secondarily, there is presence of proteins, and third one component present in that bilayer is what? Carbohydrate. ठीक है, इन तीन कंपोनेंट से सेल मेम्ब्रेन बनेगा बेटा। कैसे बनेगा वो पूरा स्ट्रक्चर मैं आपको अभी बताता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं 5 क्वेश्चंस आपको दूंगा, वो 5 क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के, नीट के या सीटी के रहेंगे, उसके आंसर्स आपको बताने होंगे, ठीक है। अभी तो पहले तो मैं बता दूं, लिपिड का मतलब क्या होता है बेटा? लिपिड मतलब सिंपली फैट्स या ऑयल जिसको अपन कहते हैं, है ना। तो ये जो लिपिड है, इस लिपिड के अंदर 2 पार्ट होते हैं बेटा। लिपिड हैज व्हाट? हेड एंड टेल। तो ये हेड और टेल क्या करेगी, उसका स्ट्रक्चर मैं नेक्स्ट स्लाइड पे निकालता हूं। देखो अब यहाँ पे ये रेडिश कलर में जितना आपको दिखाई देगा बेटा, ये पूरा लिपिड का लेयर रहेगा, ठीक है। अभी ये जो स्पेरिकल स्ट्रक्चर्स मैंने स्लाइड पे निकाले हैं वो हेड का पार्ट है बेटा, ठीक है, ये हेड। लेकिन अभी मैंने क्या बताया कि सेल मेम्ब्रेन इज अ बायलेयर, उसमें 2 लेयर्स रहेंगे बेटा। तो और एक लेयर मैं यहाँ पे निकालता हूँ, चलो 1, ये हेड लेयर, ठीक है, हेड का रीजन है बेटा ये। उसके बाद ये तो हेड हो गया, एंड फ्रॉम ईच हेड 2 टेल्स अराइजेस इनवर्डली। हर एक हेड रीजन से 2 टेल अंदर की साइड में रन होगी बेटा। देखो अब ये हेड है, यहां से 2 टेल अंदर आ गए, ठीक है, ये हेड, ये टेल, ये टेल, ये देखो बेटा, हर एक हेड से 2 टेल्स अंदर की साइड में इनवर्ड रहेगी। क्यों रहेगी, क्या करेगी, बताता हूं रोल उसका। एकदम बेसिक मैकेनिज्म है बेटा इसकी, ठीक है ना। सो दिस इज हेड एंड इट इज टेल। चलो ये तो हो गया भाई लिपिड के बारे में। तो लिपिड में ये जो हेड है, इस हेड रीजन की प्रॉपर्टी क्या है बेटा? दिस हेड रीजन इज हैविंग अ हाइड्रोफिलिक नेचर। क्या लिखा बेटा? हाइड्रोफिलिक इन नेचर। और ये जो टेल है ना, ये बिल्कुल उसके अपोजिट है, that is it is having a hydrophobic nature। तो इसका मतलब क्या है बेटा? एक हाइड्रोफिलिक है तो दूसरा हाइड्रोफोबिक है, तो दोनों में एक वर्ड आपको कॉमन दिखाई दे रहा है बेटा। कौन सा वर्ड कॉमन दिखाई दे रहा है आपको? हाइड्रो। हाइड्रो का मीनिंग बता सकता है कोई? हाइड्रो मतलब वाटर, ठीक है, हाइड्रो मतलब वाटर। अब जो वर्ड इन दोनों को डिस्टिंग्विश कर रहा है उस पर फोकस करो बेटा। एक है हाइड्रोफिलिक, फिलिक मतलब उसको अट्रैक्ट करना, उसकी तरफ खींचना, है ना। फिलिक का मीनिंग क्या बताया बेटा मैंने? फिलिक मतलब ये वाटर या वाटर सोल्यूबल मॉलिक्यूल को उसकी तरफ अट्रैक्ट करेगा। और ये दूसरा जो है बेटा फोबिक, ये वाटर या उसके जैसे वाटर सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स को, फोबिक मतलब ये क्या करेगा बेटा? रिपेल करेगा। So hydrophilic means water attracting, hydrophobic means water repelling। अब इस प्रॉपर्टी की वजह से वो सेल मेम्ब्रेन में कैसे फंक्शनली अफेक्ट करते हैं वो तो मैं मैकेनिज्म में बताऊंगा। अभी फिलहाल हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक समझ में आ गया सबको? चलो टेक रिप्लाई करो सब लोग, यस और नो। टेक्स्ट कर सकते हो, वेरी गुड। चलो ठीक है, मतलब सबको समझ में आ गया। विपुल, स्नेहा, निशिका, प्रिया, ओके। चलो अब आगे कंटिन्यू करता हूं। अभी देखते हैं प्रोटीन्स के बारे में, ठीक है। सो भाई ये जो प्रोटीन्स है, दीज प्रोटीन्स मे बी ऑफ 2 टाइप्स। किसी का माइक जो है वो अनम्यूट है, उसको म्यूट कर लो बेटा। पेरिफेरल साउंड की वजह से बाकी लोगों को उससे डिस्टर्ब होती है। सो प्रोटीन्स के 2 टाइप्स है। प्रोटीन्स में भी इंट्रिंसिक और प्रोटीन्स में भी एक्सट्रिंसिक। देखो बेटा प्रोटीन्स के 2 टाइप है ना, इंट्रिंसिक प्रोटीन, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। अब इसमें बस इसके पहले 2 लेटर्स पे फोकस करो बेटा। इन मतलब अंदर, है ना, एक्स मतलब बाहर। तो दोनों की पोजीशन अभी मैं निकालता हूं। देखो बेटा ये सेल मेम्ब्रेन था, मान लो ये सेल मेम्ब्रेन की आउटर साइड है बेटा,
ये सेल मेम्ब्रेन की इनर साइड है। तो सेल मेम्ब्रेन की इनर साइड, इसका मतलब इस इनर साइड में वहां पे प्रेजेंट रहेगा बेटा साइटोप्लाज्म, बराबर की नहीं। अब देखो क्या होगा, ये सेल मेम्ब्रेन में से एक, अब ये पूरा प्रोटीन मैंने निकाला है बेटा यहाँ पे, ये देखो, ये देखो बेटा, ये जो है ना, ये कौन सा प्रोटीन है, ये प्रोटीन है बेटा इंट्रिंसिक प्रोटीन। क्लियर है, ये है इंट्रिंसिक प्रोटीन। और अभी दूसरा प्रोटीन मैं निकाल रहा हूं, देखो बेटा, ये देखो ये वाला प्रोटीन है ना, ये हो गया एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। क्या हो गया बेटा, वो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। सो इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक में डिफरेंस क्या है, देखो बेटा, अब मान लो यहां पे ये सेल मेम्ब्रेन है, ये कंसीडर करो आप, ये सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन की आउटर साइड है, ये इनर साइड। एक प्रोटीन क्या कर रहा है बेटा, ये मेम्ब्रेन में से पेनिट्रेट कर रहा है, देखो। अब ये पेन मतलब ये प्रोटीन कंसीडर कर लो आप लोग, बराबर है, वो उस मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट कर रहा है, मतलब मेम्ब्रेन के अंदर वो पेनिट्रेट कर रहा है बेटा, उसको नाम दिया मैंने इंट्रिंसिक। क्लियर है। और दूसरा क्या है, एक्सट्रिंसिक, मतलब वो मेम्ब्रेन के सिर्फ बाहर की साइड में है। क्लियर है। इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक मतलब समझ में आ गया। अभी मैं उसका रोल बताता हूं आपको, पहले इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक क्लियर हो गया कि नहीं, टेक्स्ट करो फटाफट। प्रणव क्लियर हो गया, चलो प्रिया ओके, और बाकी लोग सब लोग रिप्लाई करो। निशिका क्लियर है, ओके ठीक है। सो ये हो गया बेटा प्रोटीन्स। अब इन प्रोटीन्स का रोल क्या होगा, है ना, तो ये इंट्रिंसिक प्रोटीन और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन जो है, ये इनका रोल क्या है। सो दीज प्रोटीन्स एक्ट एज अ कैरियर। देखो बेटा क्या रोल बताया मैंने उसका, कैरियर। ना व्हाट इज द कैरियर, ये कैरियर क्या होता है। कैरियर का पहले मैं आपको जनरल एग्जांपल बता दूं। जो मॉस्किटो होता है, देखो बेटा मॉस्किटो, मॉस्किटो इज द कैरियर फॉर मलेरिया। मॉस्किटो को क्या कहना, वो मलेरिया का कैरियर है। मतलब मान लो एक इन्फेक्टेड, मलेरिया इन्फेक्टेड ह्यूमन बीइंग है, मॉस्किटो ने उस ह्यूमन को बाइट कर लिया, तो वो क्या करेगा कि वो इन्फेक्टेड ह्यूमन बीइंग में जो पैरासाइट था उसको वहां से निकाल के, मतलब जब वो ब्लड सक करेगा, न्यूट्रिएंट सक करेगा, तो वो पैरासाइट उसके पास आ गया, और वो मॉस्किटो जब कुछ दिन के बाद या कुछ आवर्स के बाद जब दूसरे ह्यूमन बीइंग में बाइट करेगा, तो वो मलेरिया को वहां से कैरी करेगा, बराबर है। सो एक इंडिविजुअल से दूसरे मतलब उस पैरासाइट को एक ह्यूमन से दूसरे पैरासाइट में ट्रांसफर करना, वो कैरियर। अब यहाँ पे कैरियर का मीनिंग क्या कंसिडर करोगे आप, कैरियर का सिंपल मीनिंग बेटा कंडक्टर। मॉलिक्यूल बाहर है तो उसको अंदर लाना, अंदर है तो बाहर डालना, ये कैरियर का रोल है। लेकिन ये प्रोटीन्स कब लगेगा, हर एक मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए कैरियर की जरूरत नहीं है। तो ऐसे कौन से मॉलिक्यूल है जिनके लिए कैरियर लगेगा, अगर ये कैरियर है तो क्या होगा, नहीं है तो क्या होगा। देखो बेटा ये स्ट्रक्चर देखो अभी आप लोग, अब इसमें मैंने दो टाइप के मॉलिक्यूल निकाले हैं। अब ये जो स्मॉलर फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल है, अबू खान म्यूट कर लो भाई, ओके। सो अभी यहाँ पे एक मॉलिक्यूल मैंने निकाला बेटा, अब आप कंसीडर कर लो कि ये एक फैट सोल्यूबल मॉलिक्यूल है। सोल्यूबल है मतलब वो डिसॉल्व हो जाएगा बेटा, कहाँ पे, फैट पे। अब ये हेड है, टेल है, ये क्या है बेटा, ये लिपिड ही तो है ना, लिपिड है मतलब ये फैट है। तो वो फैट सोल्यूबल मॉलिक्यूल जो है वो डायरेक्टली फैट में डिसॉल्व हो जाएगा बेटा। डायरेक्टली फैट में डिसॉल्व होने की वजह से वो डायरेक्टली सेल मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट करके सेल के अंदर आ गया, बराबर है। वो मॉलिक्यूल जो बाहर था वो अंदर आ गया, उसको कैरियर की जरूरत नहीं है। तो सवाल यह है कि कैरियर की जरूरत किसको होगी। देखो बेटा कैरियर किसको लगेगा। अब ये दूसरा मॉलिक्यूल मैंने यहाँ पे निकाला सपोज, अब आप कंसिडर कर लो कि ये वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है, क्या बेटा ये वाटर मॉलिक्यूल है। होगा क्या देखो अभी, वन सेकंड,
अब सपोज ये साइड में मैं फिर से वो हेड और टेल रीजन निकालता हूँ। ये हेड रीजन हो गया बेटा अपना, है ना, ये टेल का पार्ट, ठीक है, ये टेल। सपोज बाय लेयर है तो और एक लेयर मैंने निकाला, ये टेल हो गया, ठीक है। तो बेटा ये आउटर साइड है, ये इनर साइड है। अब इसमें से मान लो ये वाटर मॉलिक्यूल मैंने निकाला था। अब मुझे हेड की प्रॉपर्टी बताओ, हेड हाइड्रोफिलिक है या हाइड्रोफोबिक? बताओ, हेड हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक है, तो फिलिक का मतलब क्या बताया मैंने, अट्रैक्टिंग या रिपेलिंग? अट्रैक्टिंग। तो वो क्या करेगा बेटा, उसको वो अट्रैक्ट कर लेगा, बराबर है। ये देखो, वाटर को तो उसने अट्रैक्ट कर लिया, लेकिन बेटा ये वाटर मॉलिक्यूल को सेल के अंदर आना है। अगर उसको सेल के अंदर आना है तो वो टेल के कांटेक्ट में कभी ना कभी तो आएगा। सपोज यहां से वो नीचे यहां तक आ गया, मान लो यहां तक आ गया भाई, तो मतलब अब वो टेल के कांटेक्ट में आ गया। तो टेल तो हाइड्रोफोबिक है ना, हाइड्रोफोबिक है, इसका मतलब टेल उसको अंदर नहीं जाने देगी, टेल उसको फिर से बाहर निकाल देगी। बेटा देखो, मतलब ये जो वाटर मॉलिक्यूल है, इसमें टेल होने की वजह से वो डायरेक्टली वाटर को अंदर नहीं जाने देगी। तो फिर ये वाटर मॉलिक्यूल अंदर कैसे जाएगा बेटा? तो अपने सेल मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर, यहाँ पे ध्यान दो सब लोग, ये जो प्रोटीन है ना, ये इधर बाइंड हो गया, देखो बेटा, वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल प्रोटीन को बाइंड हो गया, देखो, बराबर है। अब वो बाइंड होने के बाद एक्चुअल में क्या होगा, होगा क्या, देखो बेटा, पहले वो कैरियर मॉलिक्यूल था, वन सेक, मान लो ये अपना कैरियर था सेल मेम्ब्रेन के ऊपर, और इस कैरियर को उसकी एंटीरियर साइड में बाइंड हुआ बेटा ये मॉलिक्यूल, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल वहां पे बाइंड हो गया। अब जैसे ही वो वहां पे बाइंड हो गया, अब स्ट्रक्चर में क्या चेंज होगा? जो चेंज आपको दिखाई दे रहा है, मुझे बताओ आप लोग, क्या चेंज दिखाई दे रहा है? चलो बेटा बताओ क्या चेंज हुआ, एनीवन? ये थी ओरिजिनल कंडीशन, अब ये है रिसेंट कंडीशन। क्या चेंज हुआ फिर बताओ, व्हाट इज द चेंज? सर मॉलिक्यूल अंदर पहुंच गया सेल के। हाँ, मतलब देखो सिंपली क्या हुआ था, देखो बेटा, अब मान लो ये देखो, मेरी तरफ ध्यान दो सब लोग, ये जो ये सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, इसके ऊपर ये प्रोटीन है बेटा, ये मार्कर जो है ये प्रोटीन है, ऐसा आप कंसिडर करो। तो इसकी पोजीशन से आपको क्या समझ में आ रहा है कि ये जो मार्कर है, इसको आप क्या कहोगे बेटा, इंट्रिंसिक प्रोटीन कहोगे या एक्सट्रिंसिक? पहले ये बताओ मुझे। इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक है ये, क्योंकि ये मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट कर रहा है बेटा, बराबर है। ये मेम्ब्रेन की आउटर साइड है, ये इनर साइड है, बराबर। अब ये अपना वाटर मॉलिक्यूल है, ये देखो ये कैप मैंने यहाँ पे फीड की, मतलब ये वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल बाइंड हो गया, जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल बाइंड हुआ तो वो कैरियर क्या हो गया बेटा, रिवर्ट हो गया। देखो रिवर्ट हो गया, मतलब वो वाटर मॉलिक्यूल अंदर चला गया, वो ऑटोमेटिकली वहां से निकल जाएगा, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल सेल को मिल गया, फिर प्रोटीन ने उसकी ओरिजिनल पोजीशन एक्वायर कर ली, फिर नया वाटर मॉलिक्यूल वहां पे बाइंड होगा, फिर से प्रोटीन रिवर्ट हो जाएगा बेटा, फिर से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज कर दिया, फिर से प्रोटीन रिवर्ट इनवर्ट, रिवर्ट इनवर्ट, रिवर्ट इनवर्ट। तो इस तरह से ये कैरियर मॉलिक्यूल बाहर से अंदर और अंदर से मॉलिक्यूल के ट्रांसपोर्टेशन को हेल्प करते हैं, और इस वजह से मैंने उसको नाम दिया बेटा कैरियर मॉलिक्यूल। इज इट क्लियर? समझ में आ गया कि नहीं? यस सर। ओके, सो अभी ये जो फंक्शन मैंने बताया, एक क्वेश्चन मैं पूछता हूं, मुझे उसका आंसर दो बेटा। इस पूरी प्रोसेस से आपको क्या समझ में आया? ये मेम्ब्रेन था अपना, ये प्रोटीन था, ये प्रोटीन रिवर्ट हो गया, फिर से इन्वर्ट हो गया, रिवर्ट हो गया, इन्वर्ट हो गया। इससे आपको क्या समझ में आ रहा है कि सेल मेम्ब्रेन ये फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर है या रिजिड स्ट्रक्चर है? बताओ। रिजिड है। रिजिड है बेटा। रिजिड का मतलब क्या होता है कि वो किसी तरह की मूवमेंट अलो नहीं करेगा, ये रिजिड का मीनिंग है।
लेकिन यहाँ पे तो प्रोटीन तो उसका पोजीशन चेंज कर रहा है ना बेटा, इनवर्ट हो गया, रिवर्ट हो गया, इनवर्ट हो गया, रिवर्ट हो गया। इसका मतलब सेल मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल है, और वो फ्लेक्सिबिलिटी किसकी वजह से है बेटा, वो फ्लेक्सिबिलिटी वहां पे किसकी वजह से रहेगी, लिपिड्स की वजह से, बराबर है। तो ये लिपिड के बाय लेयर में ये जो लिपिड्स है, ये लिपिड्स वहां पे प्रमोट करेंगे फ्लेक्सिबिलिटी, बराबर है। तो मैंने स्टार्ट में क्या कहा आपको कि सेल मेम्ब्रेन इज लाइक दैट ऑफ द गुलाब जामुन इन अ शुगर सॉल्यूशन। तो वो शुगर का जो सॉल्यूशन है मतलब वो लिपिड है बेटा, मतलब ऑयल है वो तो पूरा, है ना। और उसमें जो गुलाब जामुन है सॉलिड्स, मतलब वो प्रोटीन है, बराबर कि नहीं। तो ये कैरेक्टरिस्टिक रिप्रेजेंट करता है सेल मेम्ब्रेन को। चलो फिर लिपिड प्रोटीन का तो रोल समझ में आ गया होगा आपको, बट ये कार्बोहाइड्रेट का रोल क्या है ना। कार्बोहाइड्रेट का रोल क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट जस्ट हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ एनी स्पेसिफिक मॉलिक्यूल। एक स्पेसिफिक मॉलिक्यूल को रिकॉग्नाइज करना, उसको आइडेंटिफाई करना, मतलब मान लो सेल के बाहर ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है, उसमें से सेल को सिर्फ ग्लूकोज की जरूरत है तो ग्लूकोज को अंदर लेना, फ्रुक्टोज की जरूरत है उसको अंदर लेना। तो जिस मॉलिक्यूल की सेल को जरूरत है उसको अंदर लेना, जिसकी जरूरत नहीं है उसको बाहर डालना, ये फंक्शन होगा बेटा कार्बोहाइड्रेट का। यहां तक क्लियर, तीनों पार्ट्स का रोल क्लियर हो गया आपको। टेक्स्ट करो फटाफट। या किसी को कोई डाउट है तो वो भी आप लोग पूछ सकते हो। चलो निशिका, प्रिया क्लियर है, बाकी लोग टोटल 8 पार्टिसिपेंट्स है भाई, सब लोग रिप्लाई करो। प्रणव, ओके चलो ठीक है बेटा, आगे कंटिन्यू कर। हाँ, विपुल का क्वेश्चन है कि सर एक्सट्रिंसिक प्रोटीन क्या करेगा। देखो बेटा एक्सट्रिंसिक क्या है, एक्सट्रिंसिक का भी बता देता हूँ, ठीक है। एक्सट्रिंसिक क्या करेगा, ये जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है बेटा, ये देखो मान लो सपोज अभी एक जनरल सेल मेम्ब्रेन का मॉडल मैंने निकाला, ये सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, उसके बाहर ये एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है, ठीक है ना, और ये उसको वाटर मॉलिक्यूल बाइंड हो गया इधर ऊपर। तो वो क्या करेगा, ये अपना जनरल सेल मेम्ब्रेन, इधर हेड और टेल रहेगा, ठीक है। अब जब वो वहां से मॉलिक्यूल को कैरी करता है, ये देखो बेटा, मतलब एक्सट्रिंसिक प्रोटीन डायरेक्टली उस सेल मेम्ब्रेन में होल क्रिएट कर रहा है बेटा, दिखाई दे रहा है। ये देखो बेटा सेल मेम्ब्रेन ऊपर पूरा कंटिन्यू था, बराबर कि नहीं। अब ये सेल मेम्ब्रेन में होल क्रिएट हो गया, और इस होल को जनरली कहा जाता है पोर्स, है ना। तो वो पोर फॉर्म करेगा, डायरेक्टली वहां से पेनिट्रेट कर देगा, वाटर को ट्रांसपोर्ट कर दिया, फिर से वो ऊपर उसकी पोजीशन में ज्वाइन हो जाएगा। फिर कुछ दिन के मतलब कुछ टाइम के बाद वो जो पोर है वो गैप फिर से फिल हो जाएगा। ये एक्चुअल एक्सट्रिंसिक की मैकेनिज्म है, ठीक है। सर वो लिपिड्स की लेयर से अटैच रहता है क्या? लिपिड्स के लिए सभी जो लिपिड्स है वो एक दूसरे को अटैक है, बराबर, अटैच रहेंगे। लेकिन अगर कैरियर को वहां से पास होना है तो मतलब वो जो लिपिड्स है, देखो मेरे हैंड्स की तरफ ध्यान दो बेटा, इधर देखो, ये पूरा मेम्ब्रेन कंटिन्यू रहेगा। अब उसमें वहां पे ये कैरियर है वो बाहर है, बराबर है। अब लिपिड उसको कैरियर को अंदर जाना है तो लिपिड उसको साइड दे देगा, मतलब उसमें होल क्रिएट हो गया, कैरियर इजीली पास होगा, फिर से ज्वाइन हो गया। तो यही तो काम है लिपिड का, फ्लेक्सिबिलिटी देना। अगर लिपिड नहीं रहता बेटा वहां पे तो ये फ्लेक्सिबिलिटी होती नहीं थी, जिससे कि प्रोटीन उसका ट्रांसपोर्टेशन नहीं कर सकते। क्लियर, विपुल पाटिल समझ में आ गया। टेक्स्ट करो फटाफट। ओके चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। सो अभी इसमें भी फर्दर मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा। अभी ये मैंने पूरा निकाला बेटा सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। इसमें ये कैरियर मॉलिक्यूल से, मान लो यहाँ पे ये कैरियर, ये मेम्ब्रेन की आउटर साइड है और ये इनर साइड है, ठीक है। अब अगर कई बार क्या होता है कि
एक कैरियर में से एक ही मॉलिक्यूल की मूवमेंट होती है बेटा। देखो ये एरो मैंने निकाला, इसका मतलब वो बाहर से अंदर आया बेटा मॉलिक्यूल। तो ये सब क्या है, दिस आर द कैरियर्स। तो एक कैरियर में से सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल की अगर मूवमेंट होती है तो उस मूवमेंट को हम कहते हैं बेटा यूनिपोर्ट, बराबर है। यूनि का मीनिंग होता है बेटा सिंगल, बराबर। उसके बाद फिर देखो यहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट हो रही बेटा, एक अंदर आया और उसी वक्त दूसरा जो मॉलिक्यूल है वो बाहर जा रहा है। ये एरो इंडिकेट कर रहा है बेटा मॉलिक्यूल की मूवमेंट की डायरेक्शन। एक अंदर आया दूसरा बाहर गया, उस मूवमेंट को हम कहेंगे एंटीपोर्ट, ठीक। और उसके बाद है बेटा सिम्पोर्ट। सिम्पोर्ट मतलब क्या होगा, ये देखो बेटा दो मॉलिक्यूल्स की इसमें भी मूवमेंट हो रही है, लेकिन दोनों मॉलिक्यूल्स की जो मूवमेंट है वो सेम डायरेक्शन में रहेंगी, और इस मैकेनिज्म को बेटा कहा जाता है सिम्पोर्ट मैकेनिज्म। नाउ व्हाट इज द सिम्पोर्ट, मूवमेंट ऑफ टू मॉलिक्यूल्स इन सिमिलर डायरेक्शन। व्हाट इज द एंटीपोर्ट, मूवमेंट ऑफ टू मॉलिक्यूल्स इन अपोजिट डायरेक्शन। एंड व्हाट इज द यूनिपोर्ट, यूनि का मीनिंग होता है बेटा वन, एट अ टाइम एक ही मॉलिक्यूल की वहां पे मूवमेंट होगी। बताओ मुझे ये तीनों टाइप समझ में आ गए। ये सेल मेम्ब्रेन की टू मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्टेशन होता है बेटा। इज इट क्लियर? सर यस सर एक क्वेश्चन था सर। आप पूछ सकते हो बेटा। सर विपुल, इंट्रिंसिक प्रोटीन जो होता है वो रिवर्ट हो जाता है सर बराबर। वाटर के ट्रांसपोर्टेशन के लिए। सर वैसे ही एक्सट्रिंसिक प्रोटीन क्यों नहीं होता? एक्सट्रिंसिक प्रोटीन जो है, पहली बात तो क्या है बेटा कि इंट्रिंसिक प्रोटीन जो है वो पूरा मेम्ब्रेन को पेनेट्रेट कर रहा है, बराबर है। ऐसे पेनेट्रेट कर रहा है, मतलब उसका एक एंड अंदर एक बाहर है ना, तो वो इनवर्ट भी हो गया बेटा। तो जो मॉलिक्यूल है वो पूरा अंदर चला जाएगा, बराबर कि नहीं। अब मान लो एकदम सिंपल मैकेनिज्म है, ये एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है बेटा, बराबर। ये देखो ये उसकी नॉर्मल पोजीशन है, वो वहां से इनवर्ट भी हुआ तो देखो जो वाटर मॉलिक्यूल है वो तो बाहर ही रहेगा कि नहीं, क्योंकि उसके दोनों एंड तो आउटर साइड में है। इंट्रिंसिक का क्या है कि एक एंड इनर एक आउटर है, अगर वो रिवर्ट हो गया तो उसका आउटर एंड डायरेक्ट अंदर चला जाएगा, वो मॉलिक्यूल को डायरेक्ट साइटोप्लाज्म में कैरी कर लेगा। लेकिन वैसा तो एक्सट्रिंसिक की पोजीशन की वजह से पॉसिबल नहीं है, तो इस वजह से उसमें वो इन्वर्ट नहीं होगा। विपुल समझ में आ गया बेटा? ओके चलो। एक मिनट कनेक्ट रहो। ठीक है चलो। सो अभी मैं लास्टली सेल मेम्ब्रेन जो बताया बेटा आपको, इसका मैं फंक्शन बताता हूं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन? फंक्शंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन तो समझ में आ गया आपको कि मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करना, बराबर है। लेकिन अभी जब हम सिलेबस देखेंगे बेटा तो एक लाइन आएगी हमें बुक में, दैट सेल मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल। देखो बेटा क्या लिखा मैंने कि सेल मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमिएबल होता है। तो अब सवाल यह है कि ये सिलेक्टिव परमिएबल का मीनिंग क्या है। सिलेक्टिव परमिएबल का मीनिंग मैं आपको बताता हूँ। तो इसी वर्ड से रिलेटेड मेम्ब्रेन्स के 4 टाइप्स होते हैं, चारों टाइप्स यहाँ पे एकदम सिंपल टाइप्स है। देखो बेटा सेल में 2 टाइप के मॉलिक्यूल होते हैं, या तो सॉल्यूट रहेगा, बराबर, या तो सॉल्वेंट रहेगा। ऐसे 2 टाइप के मॉलिक्यूल होते हैं। तो वाटर मतलब सॉल्वेंट है, सॉल्यूट सॉलिड है। अब कोई भी मेम्ब्रेन इसमें से किस टाइप के मॉलिक्यूल को परमिशन देता है, उसके बेसिस पे मेम्ब्रेन के 4 टाइप्स रहेंगे बेटा। जैसे कि सबसे पहला टाइप, जिस किसी सेल में सेल वॉल है तो सेल वॉल के लिए अपन वर्ड यूज करेंगे फ्रीली परमिएबल। फ्रीली परमिएबल, परमिएबल का मीनिंग क्या बेटा, वो परमिशन देगा, किसी को भी परमिशन देगा।
किसी को भी मतलब सॉल्वेंट मतलब लिक्विड मॉलिक्यूल और सॉल्यूट मतलब सॉलिड मॉलिक्यूल, तो दोनों टाइप के मॉलिक्यूल को मतलब वो किसी को अपोज करेगा ही नहीं, है ना, सबको एंट्री दे देगा, वो फ्रीली परमिएबल रहेगा। उसके बाद आएगा भाई सेकंड टाइप, दैट इज अ सेमी परमिएबल। देखो बेटा, सेमी परमिएबल, सेमी का मीनिंग होता है बेटा हाफ, मतलब दो टाइप के मॉलिक्यूल है ना, तो दो में से सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल जाएगा, तो कौन जाएगा? सॉल्वेंट। तो जिस मेम्ब्रेन में से सिर्फ सॉल्वेंट पास होगा वो रहेगा बेटा सेमी परमिएबल। ठीक है, अब ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहाँ पे होता है? जो आरओ मशीन होता है बेटा घर पे, है ना, वाटर फिल्ट्रेशन में, तो वो रिवर्स ऑस्मोसिस करता है, तो वो सिर्फ सॉल्वेंट, सिर्फ वाटर पास करेगा ना, उसमें जितने भी सॉल्यूट होंगे उसको सब रिमूव कर देगा, तो वो सेमी परमिएबल है। तीसरे टाइप का मेम्ब्रेन होता है बेटा इम्परमिएबल मेम्ब्रेन। इम्परमिएबल है मतलब वो किसी को परमिशन नहीं देगा, मतलब बेटा वो ना सॉल्यूट को परमिशन देगा ना सॉल्वेंट को परमिशन देगा, किसी को नहीं देगा वो। और सबसे लास्ट वर्ड मैं आपको बताता हूं जो सेल मेम्ब्रेन के लिए मैंने यूज किया, दैट अ सेल मेम्ब्रेन इज अ सिलेक्टिवली परमिएबल वन। तो सिलेक्टिवली परमिएबल का मीनिंग क्या है बेटा? जिसमें सॉल्वेंट तो पास होगा ही होगा, लेकिन सॉल्वेंट के साथ वहां पे सिलेक्टेड सॉल्यूट्स की भी मूवमेंट होगी। सिलेक्टेड, सभी सॉल्यूट्स मूव नहीं होंगे बेटा, जिसकी सेल को जरूरत है वही अंदर जाएगा, जिसकी जरूरत ही नहीं है तो वो सेल के अंदर नहीं जाएगा। तो ये है कैरेक्टरिस्टिक्स चारों टाइप्स के मेम्ब्रेन की। तो मुझे बताओ चारों में डिफरेंस क्लियर हो गया? यस और नो? बताओ फटाफट, टेक्स्ट करो। यस, ओके। अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपको पूछता हूँ बेटा, मुझे उसके आंसर्स दो। सेल मेम्ब्रेन मैंने आपको बताया, अब उस सेल मेम्ब्रेन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड, ये स्ट्रक्चर आपके सामने है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, तीन टाइप के मॉलिक्यूल से, उसमें से मुझे बताओ कि मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्टेशन कौन करेगा? कार्बोहाइड्रेट, लिपिड या प्रोटीन? ट्रांसपोर्टेशन कौन करेगा? प्रोटीन। ओके, विपुल का आंसर है कि प्रोटीन करेगा। बाकी लोगों को क्या लगता है? अनुराग, सर प्रिया, क्वेश्चन रिपीट करो ना। क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट करता हूँ कि अभी जो सेल मेम्ब्रेन के बारे में मैंने आपको बताया कि सेल मेम्ब्रेन मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्टेशन करता है अंदर से बाहर या बाहर से अंदर, तो वो ट्रांसपोर्टेशन सेल मेम्ब्रेन का जो होगा वो ट्रांसपोर्टेशन किसकी वजह से होगा? लिपिड करेगा, प्रोटीन करेगा या कार्बोहाइड्रेट? सर कार्बोहाइड्रेट रिकॉग्नाइज करेगा ना कौन सा मॉलिक्यूल है? हाँ, वो तो रिकॉग्नाइज करेगा, फिर ट्रांसपोर्टेशन कौन करेगा? प्रोटीन करेगा, बराबर। ओके, नेक्स्ट, ट्रांसपोर्टेशन होने के लिए वहां पे स्ट्रक्चर फ्लेक्सिबल होना बहुत जरूरी है, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी कौन प्रोवाइड करेगा वहां? कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन? लिपिड्स। लिपिड्स की वजह से वहां पे फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी। ओके, लिपिड में दो पार्ट है, हेड और टेल, उसमें से हाइड्रोफोबिक कौन है? टेल जो रीजन है वो हाइड्रोफोबिक है। उसका काम क्या है फिर? हाइड्रोफोबिक है मतलब वाटर को रिपेल करेगा। वाटर को रिपेल करेगा। अब वाटर को रिपेल क्यों करेगा बेटा? देखो, अगर टेल नहीं रहता था तो सेल में बहुत ज्यादा एक्सेस वाटर अंदर चला गया, एक्सेस वाटर अगर सेल के अंदर चला जाता था तो सेल क्या हो जाती थी बेटा? स्वेल हो जाती थी, और सेल अगर स्वेल हो गई तो उसके बर्स्ट होने के भी चांसेस रहते थे। तो इस वजह से ये बर्स्टिंग, ये डैमेज प्रिवेंट करने के लिए वहां पे टेल प्रेजेंट होगी। ठीक, उसमें से मुझे बताओ कि सेल मेम्ब्रेन में ये लिपिड के, प्रोटीन के, लिपिड के कितने लेयर है? 1 2 3 4? सर बाय लेयर है। हाँ, बाय लेयर है ना, तो बाय मतलब कितने? 1 2 3 4? 2 लेयर। Yes, I means 2 layers are present.
उसके बाद अभी सेल मेम्ब्रेन के फंक्शंस मैंने बताया आपको, मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्टेशन होगा। एक क्वेश्चन है मेरा, द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल्स इन सिमिलर डायरेक्शन इज कॉल्ड एज। दो मॉलिक्यूल की मूवमेंट हो रही है सिमिलर डायरेक्शन में, उसको आप क्या कहोगे? ऑप्शन में देता हूं आपको, एंटीपोर्ट, यूनिपोर्ट, सिम्पोर्ट, नॉन ऑफ द सिम्पोर्ट। सिम्पोर्ट, क्योंकि दो मॉलिक्यूल सिमिलर डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं तो उसको अपन कहेंगे सिम्पोर्ट मूवमेंट। उसके बाद सेल मेम्ब्रेन इज डैश डैश इन नेचर। सेल मेम्ब्रेन का नेचर क्या है भाई? फ्रीली परमेबल, सेमी परमेबल, सिलेक्टिवली परमेबल, इम्परमेबल, सिलेक्टिव परमेबल। तो मुझे बताओ सिलेक्टिव परमेबल का मीनिंग क्या है? व्हाट इज सिलेक्टिव परमेबल? सर जो सॉल्वेंट के साथ साथ सिलेक्टिवली सॉल्यूट को परमिट करता है। ठीक है, सॉल्वेंट तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन सॉल्वेंट के साथ सिलेक्टेड सॉल्यूट्स को वो वहां से पास करेगा, वो सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये एक ऐसी बेसिक कंसेप्ट हमने यहाँ पे डिस्कस की बेटा। सेल मेम्ब्रेन, जो कोई भी सेल हो, प्लांट सेल हो, एनिमल सेल हो, बैक्टीरियल सेल हो, ये सेल मेम्ब्रेन एक ही ऐसा स्ट्रक्चर है दैट इज यूनिक फॉर ऑल द लिविंग सेल। हर एक लिविंग सेल में वो प्रेजेंट है, इसीलिए उसको अपन कहते हैं यूनिक स्ट्रक्चर, वो जनरली वहां पे प्रेजेंट होगा। ठीक है, सो कल एक नई कंसेप्ट अपन वहां पे डिस्कस करेंगे। सो कल से प्रोबेबली सभी लेक्चर्स का जो टाइम है वो आपका फिक्स हो जाएगा। इवनिंग को आपको ग्रुप में उसका टाइम टेबल दिया जाएगा। ठीक है, सो बाकी कल कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे रुकते हैं। बाय सब।